वक्त था 6:44। निशाना बना लाहौर का गुलशन इकबाल पार्क और तफरीह के लिए आने वालों पर कयामत टूट पड़ी। छुट्टी के बायस शहरियों की बड़ी तादाद पार्क में मौजूद थी। धमाका गेट नंबर 1 के करीब नस्ब झूलों के पास हुआ। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 15 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। दुआ करो कि मिले मेरे फूल बच्चों को हवा का साफ खिलौना, फजा का गहवारा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग, और हम लोग मौजूद हैं गुलशन इकबाल पार्क लाहौर, जहां 27 मार्च 2016 को क़यामत सुग़रा का मंजर था। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ जैसे खत्म हो गया। लेकिन धमाके से कुछ लम्हे पहले यहाँ खुशियाँ थी, कहकहे थे, बच्चे मसरूर थे और उनकी खुशियां देखकर उनके माँ बाप भी खुश थे। अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे झूले पे झूलने के लिए बच्चे, लेकिन बारी नहीं आई, अलबत्ता मौत आ गई। ये वो मकाम है, ये वो एग्जैक्टली वो जगह है जहां वो धमाका हुआ और सब कुछ आनन फानन खत्म हो गया। यहाँ पर लाहौर के जो शहरी हैं, लाहौर के रिहायशी हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपनी उम्र के किसी न किसी हिस्से में इस पार्क में ना आया हो। मैं खुद यहाँ बचपन में आ चुका हूँ और इस पार्क से बड़ी यादें जुड़ी हैं, लेकिन अब इस पार्क से सिर्फ और सिर्फ इस दहशतगर्दी के वाक़े की याद जुड़ गई है, जो कि बहुत अलमनाक है, बहुत अफसोसनाक है। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। यहाँ से कुछ ही फासले पर दुबई चौक है, मून मार्केट, अल्लामा इकबाल टाउन, वहाँ भी एक धमाका हुआ था। और जोरदार धमाके के बाद होना तो ये चाहिए था कि उसके बाद इस इलाके को इतना सिक्योर किया जाता, इतना महफूज किया जाता कि दोबारा ऐसा कोई दहशतगर्दी का वाक़या ना हो और दहशतगर्दों को कारी ज़रब लगाने का मौका ना मिले। लेकिन अफसोस की ये बात है कि हम सबक नहीं सीखते। अब सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस जिम्मेदार है, जिसका थाना सिर्फ चंद कदम के फासले पर है और उसके बिल्कुल साथ एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है, दहशतगर्द आता है और बड़ी दिदा लहरी से यहाँ पर कार्रवाई करता है? क्या हुकूमत जिम्मेदार है, जिसका काम है अपने शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, या फिर कोई और जिम्मेदार है? ये तमाम तो सवालात हैं जिनका जवाब आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये प्रोग्राम जो बड़ा हसास है, बहुत दिल के करीब है, क्योंकि ये मासूम बच्चे जो गए हैं और जो लोग भी, जो मासूम शहरी पाकिस्तान के पाकिस्तानी हैं, उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। यही इस प्रोग्राम का मकसद है और हम इस प्रोग्राम को नाम करते हैं सानिहा लाहौर, सानिहा गुलशन इकबाल पार्क के। अगर घर की दीवार कमजोर हो और चोर घुस जाए तो कसूर चोर का नहीं, घर के मालिक का होता है। ये मुल्क भी हमारा घर है, तो इसकी हिफाजत करना भी हम सब पर फर्ज है, खास तौर पर हुक्मरानों पर और सिक्योरिटी इदारों पर। अब आप देखें, जिस पार्क का ये हाल हो कि उसकी दीवार इस तरह से टूटी हो, इतनी इसकी ऊंचाई कम है कि इसे फलांगना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई दहशतगर्दी की नीयत से आया है तो कितना मुश्किल है उसके लिए इस दीवार को फलांग कर अंदर दाखिल होना, जिस तरह के अभी मैं अंदर दाखिल हो रहा हूँ, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। तो हमारा ये काम है कि निशानदही की जाए। अब सवाल ये बनता है कि इतने सारे रास्ते हैं, आसानी से अंदर कोई भी आ सकता है। जैसे अभी मैं दाखिल हुआ हूँ इस टूटी हुई दीवार से, तो क्या दहशतगर्द यहाँ से दाखिल हुआ? क्या कोई और रास्ता उसे मिला? क्योंकि यहाँ से बिल्कुल चंद कदम पर आप देख सकते हैं वो मकाम है जहाँ धमाका हुआ, जहाँ बड़ी आसानी से दहशतगर्द दाखिल होकर पहुँच गया। अब जितना मर्जी ये कहा जाए कि जी सिक्योरिटी मौजूद थी, चले फर्ज कीजिए, मान भी लेते हैं कि गार्ड्स मौजूद थे, तो आप इस दीवार का क्या कीजिए? यहाँ से दाखिल होना तो बहुत आसान है। जैसे अभी मैं दाखिल हुआ हूँ, अंदर आ गया हूँ, तो कोई भी आ सकता है। सानिहा लाहौर का शिकार हुआ कामरान भी, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी और 8 बहन भाइयों में सबसे वो छोटा था, सबसे लाडला था, बहुत प्यार करते थे उसके घर वाले उससे, और वो भी उस पार्क में उस दिन मौजूद था। छोटे छोटे बच्चे भी साथ थे जो कि जख्मी और इन नन्हे बाजुओं पर पट्टियां बंधे देखकर
शदीद तकलीफ होती है, दुख होता है। इनकी दहशतगर्दों से क्या दुश्मनी? ये तो जानते भी नहीं कि लफ्ज़ दहशत का, लड़ाई का, जंग का मतलब क्या है। बहरहाल कामरान के घर वाले हैं, उसके वालिद साहब, उसके भाई बड़े और उसकी वालिदा से बात करते हैं। भाई आप बताइएगा अपने भाई के बारे में, कामरान के बारे में एक तो, और दूसरा ये कि जब ये वाक़या हुआ क्या आप खुद वहाँ गए थे? पूछने एक बात। मेरा तो भाई जा नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल अपनी फैमिली के बच्चों के साथ भेज दिया इसे। कितने लोग थे जो वहाँ गए? तो में 10 से 12 अफराद थे हमारे फैमिली के, जिसमें 6 जख्मी हुए हैं, एक चला गया। तो जो लोग बाकी जख्मी हुए हैं वो क्या बताते हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी कैसी थी, कैसे इंतजाम? मैंने खुद अपनी आंखों सामने से ही मंजर देखा कि मैं पहुंच गया था। जब मुझे पता लगा तो मैं बाइक में, यहाँ से 3-4 मिनट का रास्ता था। अच्छा। मैं वहाँ पे पहुंचा तो देखा, अपनी हालत आंखों से देखा कि मंजर बहुत गलत था, कि लाशें ही लाशें थी हर तरफ और कुछ नहीं था। तो लोगों ने अपनी मदद अपने तहत की, वहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम नहीं था। यहाँ तक हॉस्पिटल तक कुछ भी नहीं हमें मिला। इससे पहले आप जाते रहते हैं गुलशन इकबाल पार्क? हम अक्सर अपनी वॉक करने के लिए मैं अक्सर जाता था। तो आप जब जाते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी होती है? कभी भी नहीं देखी। क्या बात याद आती है उसकी आपको? सब ये हर वक्त हंसता रहता था कि बस फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचता था कि मैं फैमिली के साथ सहारा बनूंगा। 5 बहनों का भाई था। वालिदा को माइक दीजिएगा। हाँ जी, आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप को देखने वाले जो हैं वो जाने इसके बारे में। आप बताइएगा। हमारे साथ जैसे जुल्म हुआ ना, अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ना करे, क्योंकि जैसे मेरा लाडला गया ना, किसी माँ की गोद ना ऐसे जाए। जिस दिन से हुआ मैं तो चांद थे लाडला कह के पुकारती थी, ऐसे ही बहनें कहती थी। बहनें कह रही हैं हम कब जिएंगे नहीं उसके बगैर, हमने कुछ उसके पास जाना है। सुबह उठता था, बैठा था, एक नवाला नहीं लेता था हमारे बगैर के सामने खाना है। उसकी उम्र थोड़ी सी की, उसकी बातें बहुत बड़ी बड़ी थी और बहुत लाडली बातें थी जो मुझे भूल नहीं सकती जिंदगी में। माँ जी, माँ जो होती है बच्चे को जन्म देती है, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है औलाद के साथ, खासतौर पर छोटा बेटा जो बड़ा लाडला था। तो माँ के दिल को पता चल जाता है। कोई उस दिन जब वो पार्क जा रहा था, आपके कोई वसवसे थे? बस ऐसे ही कि तैयार हो रहा था, आया बहनों को छोड़ के 5 बजे ना नहा के नया सूट पहना, खुद ही निकाले। तो छोटी बहनों दोनों को लेके आया, दूसरी 3 बहनें उधर है और एक हमसाई सी उधर, खुद ही कपड़े इस्त्री कर रहा है, खुद ही पहन रहा है। कोई हुकूमती शख्सियत, कोई मकामी जो रहनुमा होते हैं वो आपसे मुलाकात की, उन्होंने कोई इमदाद का ऐलान किया? कोई आए थे, क्या फ़ायदा ऐसे आने का, कि ये उन चीज़ों से मेरे भाई वापस आता तो मैं भी कुछ कर सकता। सानेहा, लाहौर में यूँ तो कई घरानों के चिराग गुल हुए, लेकिन उनमें एक उस्मान भी था जो 5 बहनों का इकलौता भाई था। 28 साला उस्मान घर से निकला माँ को ये कहकर कि मैं कुछ देर में आ जाऊँगा। अपने दोस्त के साथ गया वो पार्क की सैर करने के लिए, लेकिन उसकी माँ ये नहीं जानती थी कि उसका उस्मान वापस नहीं आएगा, सिर्फ उसका लाशा आएगा। हम इस दुखी ख़ानदान के पास पहुँचे हैं और शहीद की वालिदा से बात करते हैं और बहनों से भी हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे। दुख बहुत बड़ा है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं बात करूं उस्मान की? बहुत बच्चा अच्छा था मेरा, इतना लाड करने वाला बहनों के साथ, बहुत प्यारा बच्चा था। चलो फरमा बरदार, मैं तो कहूँगी या अल्लाह इतना फरमा बरदार कीजिएगा ना बेटा। उसने कभी हमें जवाब नहीं दिया था वापसी पे, उसने अच्छा जी कहना, हर बात पे अच्छा जी कहना। अल्लाह जी, बहनों से बातें किए, हम बैठ घर में बैठ के उसने हर बात करनी, घर में ही उसने रहना। संडे के संडे ही वो जाता था भाई। लेकिन जिस दिन माँ जी वो गया, आपके दिल को कोई वसवसे नहीं आए, कोई ख्याल नहीं आया ऐसा? कुछ भी नहीं, कोई चीज भी नहीं ऐसी थी कि वो एक, अब थोड़ी जब शाम को परेशानी हुई है कि जब उसके पापा उसे फोन करे वो उठा नहीं रहा, तब वो थोड़ी सी परेशानी लगी है। तो इत्तला कैसे मिली आपको और किसने बताया आपको? उसके दोस्त ने इत्तला अपने घर उधर की थी, अपने घर ना, तो उसकी खाला ने हमें बताया। तो ये बहनों ने हमें पूछना शुरू कर दिया उस्मान भाई की तरह। ये अपने घर थी ना दोनों, इनकी शादी की थी। मैंने फ़ोन करके पूछा उस्मान भाई की तरह, मैंने कहा घर नहीं है।
कहती फिर अम्मी गुलशन इकबाल में ना हादसा हो गया। मैंने कहा वो पता नहीं उधर गया है कि नहीं। उसको शौक था ना जो तस्वीरें बनाने का, उसकी इतनी तस्वीरें उधर ही की हैं गुलशन इकबाल की। तो बड़ी बहन की कहने लगी है ये ना वो गया होगा उधर ही पिक्चर बनवाने, उधर ये सब ढूंढने चले गए हैं उसको, उधर उस्मान को ना ढूंढने के लिए सब निकल गए थे। अब तो आप वो तस्वीरें देखती होंगी। बिल्कुल जी, तस्वीरें देखनी और क्या रह गया हमारे पास। मैं भाई कहता था मैं मशहूर होऊंगा, इतना मशहूर होऊंगा कि देखना मैं मशहूर हो जाऊंगा, इस तरह मशहूर होगा। हमें नहीं पता था कि वो इस तरह मशहूर होगा। आपने तो काफी कुछ सोचा होगा उसकी शादी के लिए भी, अरमान होंगे। वो खुद कहता था कि मैंने वो कहते थे मैंने अभी शादी नहीं करवानी जब तक मैं अपना घर नहीं ले लेता, अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता। मैंने शादी नहीं करवानी, मैं बस 5 साल बाहर लगा लूँ, अपनी छत लाऊंगा फिर ही कुछ करूँगा। अभी मेरे बारे में ना सोचा करो, मेरे बारे में ना सोचा करो। अपनी सारी सोचें खत्म करवा गया, अपनी सारी सोचें खत्म करवा गया। किसको जिम्मेदार समझती हैं इस वाक़े के लिए? कौन जिम्मेदार है? माइक आगे कीजिएगा इनकी तरफ। आप क्या समझती हैं, क्योंकि आप एक माँ हैं, आपने एक बेटा खोया है, आप बताएं कौन जिम्मेदार है? ज़ारे की हुकूमत है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए इतना कुछ करती है, तो क्या हमारे माँ हमने पैदा नहीं किए? हमें कोई शौक नहीं अपने बच्चों के, यानी कि अपने बच्चों के शौक है सारे के अपने वो सहरे भी करे जाए, उनको सिक्योरिटी चाहिए, हमारे बच्चों को कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। हमारी गोद उजड़ी है, मुझे पता है, मेरे कलेजे को हाथ पड़ा, मेरा तो कलेजे निकल के ले गया। वो सारी उम्मीदें थी हमारी उसके साथ, सारी उम्मीदें थी हमारी उसके साथ, हमारे ख्वाब था वो, हमारा ख्वाब था उठते बैठते हम उसी को ही देखते थे। अकेला था वो, हमारे सारे ख्वाब पूरे करने वाला था वो। बेटा आप क्या समझती हो? अच्छा ये पहले बता दो मुझे कि कोई हुकूमत की तरफ से कोई आया आपके सर पर हाथ रखने के लिए? किसी ने आपसे कोई? शहबाज शरीफ आए थे। अच्छा, उन्होंने क्या आपको यकीन दहानी करवाई, क्या कहा? उन्होंने कहा था कि हम छत लेके देंगे। जी बताओ बेटा, आप बताओ। हमें ऐसी छत नहीं चाहिए थी, अपने खून बहा के भाई की छत नहीं चाहिए थी। हमें नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी शहादत है कि हमें छत देगा, अपना खून बहा के छत देगा। हमें ऐसी छत नहीं चाहिए थी, उसने ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा मुकाम नहीं सोचा था। ये हैं जी उस्मान के घर वाले, उस्मान शहीद, जिसकी वालिदा उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसकी छोटी बहनें हैं, 5 बहनें हैं, जिनमें से अभी आपने एक की बात सुनी, बाकी बात नहीं कर पा रही हैं। इतना दुख है, इतना सदमा है, इतना प्यार था इन्हें उस्मान मरहूम के साथ। और उसकी वालिदा ने बताया कि उसे मशहूर होने का शौक था, शोहरत का ख्वाहिशमंद था, लेकिन उसको शोहरत मिली भी तो किस तरह से कि अपनी जान का नजराना देकर, शहीद होकर वो अमर हो गया। और उस्मान के घर वाले अब उसे याद करते हैं और कहते हैं कि काश काश उस्मान वापस आ जाए। इन्हें ना तो ऐसी इमदाद चाहिए, ना ऐसी छत चाहिए जो उस्मान की कुर्बानी के बाद इन्हें मिले। ये हैं उस्मान के अहले खाना, उसके घर वाले, और बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं और हर एक इसी तरह से दुखी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिना अस्पताल लाहौर, जो कि जाए धमाका से करीब तरीन सरकारी अस्पताल है, और ज़ख्मियों को और बॉडीज़ को भी यहीं लाया गया। तो यहाँ अंदर जाएंगे, डॉक्टरों से भी बात करेंगे, मरीज़ों से जो ज़ख्मी हैं अंदर उनसे बात करेंगे, उनकी सूरत हाल जानेंगे और आंखों देखा हाल भी उन्हीं से मालूम करेंगे। तो आइए अंदर चलते हैं। ये तमाम ज़ख्मी हैं और डॉक्टर अदनान गोंदल साहब मेरे साथ हैं, प्रेसिडेंट YDA जिना अस्पताल हैं। इनसे पहले बात करते हैं, फिर बारी बारी ज़ख्मियों के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब, कितने यहाँ पर ज़ख्मी हैं ज़ेर इलाज? इस वक्त जो टोटल यहाँ पे ज़ख्मी हैं वो 62 हैं, और इसमें से 7 पेशेंट ऐसे हैं जो इंतहाई क्रिटिकल हैं और इस वक्त ICU में एडमिट हैं। बाकी जो स्टेबल पेशेंट्स हैं उनको इस वार्ड में रखा गया है। जो डे 1 पे हमारे पास जो टोटल ज़ख्मी लाए गए थे हॉस्पिटल में, वो 122 थे, और 45 जो थे वो कैजुअल्टीज़ थी। वो सारी जो कैजुअल्टीज़ थी उनको मेयो हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। बाकी और हॉस्पिटल्स में कैजुअल्टीज़ गई, तो राउंड अबाउट जो टोटल फिगर है इसका कैजुअल्टीज़ का वो 72 था, और जो टोटल ज़ख्मी वो 300 से ज़ायद, जिस तरह पहले मीडिया ने बताया। जो जिना हॉस्पिटल में ज़ख्मी लाए गए थे वो 122 थे। उन 122 में से काफ़ी पेशेंट डिस्चार्ज हो गए, अभी भी 62 के करीब जो है इधर।
अच्छा, इनमें बच्चे कितनी तादाद में हैं? इसमें 11 बच्चे हैं और 15 फीमेल्स और बाकी जो हैं वो मेल पेशेंट। तो आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, वेंटिलेटर्स और बकिया दीगर जो सहूलियात होती हैं ज़ख्मियों को इमदाद देने के लिए? देखिए, जहाँ तक फैसिलिटीज़ का ताल्लुक है, अगर देखा जाए ओवरऑल हॉस्पिटल्स की सिचुएशन वो तो कोई बहुत अच्छी नहीं है। और वेंटिलेटर्स की अगर बात करें, अब इन पेशेंट्स की वजह से नो डाउट इनको तो वेंटिलेटर्स दे दिए गए हैं, लेकिन बाकी पेशेंट सफ़र हो रहे हैं। जिस लिहाज से हमें वेंटिलेटर्स की तादाद रिक्वायर्ड होती है हॉस्पिटल्स में, वो हॉस्पिटल्स में अभी टोटल जो फंक्शनल वेंटिलेटर है वो 22 से 23 है पूरे हॉस्पिटल में, और 1500 बेडेड हॉस्पिटल है। चूँकि पहले भी मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है यहाँ जी डेफिनेटली। तो अब चूँकि ज़ख्मी भी यहाँ पर लाए गए हैं, तो इन ज़ख्मियों की वजह से पहले वाले मरीज़ भी मुतासर हो रहे हैं? बिल्कुल मुतासर हो रहे हैं उनकी वजह से, लेकिन अब क्योंकि ये हमारे लिए एक एमरजेंसी बन चुकी है, ट्राइज में आप फिर इन पेशेंट्स को इनका ख्याल रखना वो हमारी अवलीन तरजीह है, इसलिए इनको जो ट्रीट किया जा रहा है। तो खातून भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी उस वक्त थी वहाँ पर उछने बाल पार्क में? जी, आपको याद है क्या हुआ? बस हम इतनी भीड़ थी उधर, इतनी मुश्किल से हम अंदर गए हैं, तो अभी हम जाके खड़े हैं तो बम ब्लास्ट हुआ। आपको क्या क्या जख्म आए हैं? मेरा पेट फट गया सारा। पेट फट गया था आपका? मेरी बेटी थी, उसको इधर एक शर्रा लगा, एक इधर लगा, 2 साल की थी। वो कहाँ है? वो आज डिस्चार्ज हो गई है। भगदड़ मच गई उस वक्त जब ये धमाका हुआ? जी, आप वहीं? मैं आपको इतनी वाम थी ना कि पाँव रखने की जगह नहीं थी, और जिस जगह पे धमाका हुआ ना उस जगह पे अमूमन ज़्यादातर बच्चे और लेडीज़ ज़्यादा थी। अच्छा, आप अंदर जब गए तो सिक्योरिटी थी? सिक्योरिटी कुछ भी नहीं थी, नहीं थी सिक्योरिटी? ना ही सिक्योरिटी थी, ना ही कंप्लीट दीवारें थी। दीवारें फलांग के लोग जा रहे थे अंदर, दीवारें फलांग कर जा रहे हैं? औरतें भी, बच्चे भी, रश बहुत मर्द ज़्यादा भी, था? इतना रश था। और किसी किस्म की आप कह रही है सिक्योरिटी नहीं थी? नहीं थी। किसी किस्म की बेटा आप बोल सकते हो? दर्द हो रही है? तकलीफ हो रही है? डर लग रहा है? जब धमाका हुआ डर लगा था? कहाँ चोट लगी आपको? कहाँ जख्म आए हैं? ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये जज्बात, ये जो आंसू हैं, ये वो तकलीफ़ को अयां कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं जो बच्ची जिसका शिकार है। ये तकलीफ़ सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये जहनी तकलीफ़ है। उस कर्ब से गुजरे हैं ये सब लोग जब ये धमाका हुआ, और ये बच्ची भी उन्हीं में शामिल है और बात नहीं कर पा रही है, इसके मुंह में अल्फाज नहीं हैं, सिर्फ जवाब दिया जा रहा है तो वो आंसुओं के साथ, आंखों से आंसू बह रहे हैं, तकलीफ़ इसके चेहरे पर आया है। एक और नौजवान है, इससे बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद खिजर। जब धमाका हुआ आप किस जगह पे थे पार्क के अंदर? डिस्कवरी झूले के साथ खड़ा हुआ। अच्छा, वहीं पे धमाका हुआ? जी। याद है आपको क्या हुआ था उस वक्त? 1 सेकंड में लाशें, रोना धोना हर तरफ, समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ है। तो जब धमाका हुआ उसके बाद आप होश में रहे या बेहोश हो गए? मैं होश में था, हॉस्पिटल पहुंचते होश में था। आपको अस्पताल किसने पहुंचाया, लोगों ने या रेस्क्यू वालों ने? मैं खुद ही उठा हूँ। आप खुद उठे हो? मैं खुद उठा हूँ। जख्म क्या क्या आए थे आपको? टांग फ्रैक्चर हो गई थी, और ये टांग के लगे हैं, सारा पेट फट गया। मजीद जख्मियों से भी बात करते हैं। एक बच्ची है, इसके पास आते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? काजल शौकत। आपकी आंख में जख्म आया है हाँ जी। धमाके की वजह से? और क्या क्या जख्म आया? टांग पे भी आया। टांग पे भी आया आपकी? फ्रैक्चर हुई है टांग आपकी? हाँ जी। आप उस वक्त उसी झूले के पास थे जब धमाका हुआ? नहीं, दूर थी वहाँ से? आपके साथ और कौन कौन था? हम मामू थे, भाई था। वो कहाँ है? वो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में। आपको याद है जब ये धमाका हुआ उस वक्त क्या हुआ था? नहीं याद आपको? उसके बाद का मंजर भी याद नहीं है आपको? आंख से नज़र सही आ रहा है आपको? नहीं। दूसरी आंख से नहीं दिखाई नहीं दे रहा आपको? नहीं। आपकी बेटी है जी? भतीजी है आपकी। तो आप बताइएगा कि यहाँ सही इसका इलाज किया जा रहा है? इलाज बहुत अच्छा हो रहा है, डॉक्टर साहबान बहुत ख्याल रख रहे हैं। अच्छा। सिस्टरें सब तमाम मामला बहुत अच्छा ताउन कर रहा है, अस्पताल में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। अच्छा। ये 2 बहनें थी, दोनों जख्मी हैं, एक दूसरी वार्ड में है। अच्छा, ठीक है। जो मामू इनका था वो अल्लाह को प्यारा हो गया है, इसको नहीं पता, इसका मामू के लिए जो कह रहे हैं। और इस बच्ची को नहीं पता? इसको नहीं पता, इसको अभी तक नहीं बताया इस है। बच्ची का नाम है काजल। काजल। हाजिर बड़ी अफसोस की बात यह है कि काजल नाम की ये बच्ची है और इसे नहीं पता कि इसके मामू इस धमाके का शिकार हो गए हैं, इस दुनिया में नहीं रहे और इसे नहीं बताया गया। और हम भी यही कोशिश करेंगे, मैं भी इसीलिए आहिस्ता से बात कर रहा हूँ ताकि इससे इस बात का अंदाज़ा ना सके। यानी कि एक क़यामत का मंज़र। उसके बाद अब हालत ये है कि यहाँ सिर्फ ज़ख्मी हैं, आहें हैं। ये शायद जिस्मानी ज़ख्मों से तो सेहतयाब हो जाएं, लेकिन जो उनकी रूह पर ज़ख्म लगे हैं, चरके लगे हैं, उससे सेहतयाब होना, मुंतमिल होना वो ज़ख्म
काफ़ी मुश्किल होगा। वार्ड नंबर 1 में थे हम, वार्ड नंबर 2 दूसरे वार्ड में दाखिल होते हैं, जाते हैं और यहाँ के जख्मियों की हालत भी जानते हैं। ये एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा। जैसे कि आपको पहले बताया कि ज़्यादातर जो है वो बच्चे शिकार हुए हैं इस धमाके का। नन्हे जो बच्चे हैं, चूँकि इस पार्क में बहुत शौक से जाते हैं और यहाँ आना पसंद करते हैं। तो बेटा आपका नाम क्या है? जैद। जैद नाम है आपका। जैद, क्या हुआ बेटा आपको? चोट लगी है? दर्द हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा? बहादुर हो आप? क्या करोगे बड़े होके? बड़े होके क्या बनोगे? इंजीनियर। ये बच्चा जो है ये डरता नहीं और ये कहता है कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। और जज्बे हैं बच्चों में भी, और इस तरह के वाक़यात इनके जज्बे तोड़ नहीं सकते। सांगड़ की एक फैमिली, एक ख़ानदान जिसके 11 लोग तकरीबन जो है वो इस धमाके का शिकार हुए थे। एक बच्चा लापता था, वो बच्चा मिल गया है। इसकी आप हालत देख सकते हैं, तकलीफ़ में है, रो रहा है, जिस्म मुतासिर है। इनसे बात करते हैं और जी डॉक्टर से बात करते हैं, इनकी हालत के बारे में जानते हैं, इस बच्चे की हालत के बारे में कि क्या इसको ज़ख्म पहुँचे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो छोटा बच्चा है इसका जिस्म क्या जला हुआ, झुलसा हुआ है? हाँ जी, ये ब्लास्ट में जो बर्न हुआ था ना वो सारा इसके फेस पे, पहले हमें लगा था कोई इसका न्यूरोलॉजिकल इशू बन गया, पर अब वो नहीं है। रिकवर कर जाएगा? रिकवर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पहले से इम्प्रूव। पहले दिन तो बिल्कुल अनकॉन्शियस था, अब ये स्टेबल है। बस ये बर्न है, ये ऐसा ऐसा खुद ही बेहतर हो जाएगा, पर मेडिसिन वगैरह लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो कितना अर्सा इसको लगेगा? ये इससे लगेंगे 3 to 4 वीक्स लग जाएंगे। एक और बच्चा है फसीहुद्दीन, इससे बात कर लेते हैं। और ये बच्चा मुस्कुरा रहा है, बच्चा मुस्कुरा रहा है, इससे बात करते हैं। बेटा फसी नाम है आपका? हाँ जी। आप पढ़ते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? प्रेप में हो। अच्छा, ये क्या हुआ था आप जब पार्क में गए हुए थे, याद है आपको? हाँ जी। क्या हुआ था? बम चला था। बम चला था? डर लगा था आपको? डर लगा था? चोट आई है आपको? कहाँ पे चोट आई है? ये इधर दर्द होता है? दर्द नहीं होता? अभी उन्होंने पट्टी टाइट कर दी है तो इधर और इधर दर्द हो रही थी। बाजू में दर्द हो रहा है आपके? चलो फसीहुद्दीन, आपको अल्लाह सेहत दे। प्रेप का ये बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। एक और बच्चा है, क्या बनना चाहता है? और मैं बड़ा होकर इंशाल्लाह फौज में लगूंगा, बड़ा अफसर बनूंगा और दहशतगर्दों से मुकाबला करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आप मुकाबला करोगे दहशतगर्दों से। ये वो जज्बा है, ये वो सोच है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले एक बच्चा था जो कि खौफजदा था, लेकिन ये बच्चा वैसे ये कहता है कि मैं बड़ा होकर फौज में जाऊंगा और दहशतगर्दों को शिकस्त दूंगा। ये सिखाई हुई बात नहीं है, ये जज्बा इसके अपने अंदर मौजूद है। और जिस कौम के बच्चों में ये जज्बा हो, इसका मतलब ये है कि उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और ये शिकस्त दरअसल उन दहशतगर्दों की है जो छुप कर वार करते हैं, जो किसी का बच्चा छीन लेते हैं, किसी की माँ को उससे जुदा कर देते हैं। कोई शख्स अपने घर का वाहिद कफील होता है, वो इनकी दहशतगर्दी, इनकी बर्बरियत का शिकार हो जाता है। लेकिन हमें इनसे लड़ना है, इनको शिकस्त देनी है। ऐसे वाक़यात तो माजी में भी होते रहे हैं, लेकिन असल बात यह कि हम मुत्तहिद रहें, ये पैगाम दें कि हम शिकस्त नहीं खाएंगे। हम इसी तरह मुत्तहिद होकर, तुम हमला करोगे, हम जवाब में मजीद मुत्तहिद होकर मजीद जज्बे के साथ तुम्हारा सामना करेंगे। कोई भी हादसा हो, उसमें रेस्क्यू का किरदार बहुत अहम होता है। गुलशन इकबाल धमाके के बाद भी रेस्क्यू 1112 वहां पहुंची और अपना काम किया। इसी बारे में बात करने के लिए डीजी रेस्क्यू 1112 ब्रिगेडियर रिटायर्ड अरशद ज़िया साहब ने हमें वक्त दिया, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अरशद ज़िया साहब। सर, ये बताइएगा कि जब गुलशन इकबाल का धमाका हुआ, रिस्पॉन्स कितनी देर में हुआ, क्या रिस्पॉन्ड किया हमारी टीम से? मैं इसी ऑफिस में बैठा हुआ था जब मुझे ये मैसेज मिल गया कि सर एक ब्लास्ट हो गया, तो 6:44 के टाइम पे हमें कॉल आती है। जो हमारी गाड़ियाँ थी उसी वक्त मूव कर गई। सबसे नज़दीक जो हमारा स्टेशन था दरमून मार्केट, उससे 2 गाड़ियाँ मूव करके चली गई। तो तकरीबन हमारे कोई 4 मिनट से थोड़ा सा 2-3 सेकंड ज़्यादा टाइम लगा। तो 4 मिनट्स में हमारी पहली गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने काम शुरू कर दिया और उसके बाद आपको पता है कि पूरे लाहौर की उस वक्त एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल हमारी होती है वो भी चल रही थी।
मतलब पूरे लाहौर में मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुख्तलिफ रोड पे हमारी रोड थी, तो हमने तमाम अपनी गाड़ियों को एम्बुलेंस कार्स को डायरेक्ट किया और डाइवर्ट कर दिया। यानी रेस्क्यू वाले वहाँ पुलिस से भी पहले पहुँचे? जी, रेस्क्यू वाले पुलिस से भी पहले पहुँचे। हमारा एक रेड अलर्ट एक सिस्टम है, उसको एक्टिवेट कर दिया था, तो तमाम गाड़ियाँ जाए हादसा की तरफ मुतवज्जो हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाती हैं। कुछ पेशेंट को लेके जा रही होती हैं, कुछ पेशेंट को छोड़ के वापस आ रही होती हैं, तो उनको जब रेड अलर्ट मिलता है तो वो फ़ौरन जाए हादसा की तरफ। तो हमारी 22 एम्बुलेंस कार विद इन 10 to 15 मिनट्स ये गाड़ियाँ मुख्तलिफ टाइमिंग में डाइवर्ट होकर वहाँ पहुँच गई थी। तो 22 गाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और इसके साथ 7 व्हीकल्स हमारे दूसरे वो भी आ जाते जो स्पोर्टिंग व्हीकल होते हैं। अच्छा, फिगर्स क्या है आपके पास, कितने अफराद? जो हमारी फिगर जो हमारे पास उस दिन भी थी, अभी मौजूद है, वो फिगर यह कि हमारे पास 65 के करीब लोग डेड थे जिनको हमने इवैक्यूएट किया था, शिफ्ट किया था मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, और तकरीबन कोई 300 से ऊपर हैं। एग्जैक्ट फिगर मिली ये कहना मुश्किल है क्योंकि डिफरेंट फिगर्स आ रही थी, लेकिन हमने 300 से ज़्यादा लोगों को, इंजर्ड लोगों को शिफ्ट किया था। पूरा रश आवर से, उसमें संडे था, मैक्सिमम लोग सड़कों पे थे, उस वजह से मैं प्रॉब्लम हो रहा था कि रास्ते में ट्रैफिक। लोग ताउन करते हैं इस तरह की रेस्क्यू गाड़ी से जो सायरन बजाकर जा रही है? इस लिहाज से मैंने देखा कि लाहौर में लोग हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं। हमारी गाड़ी का सायरन, हमारी लाइट्स देख के फ़ौरन हमें रास्ता देते हैं, बल्कि पुलिस वाले ट्रैफिक को भी कंट्रोल करते करते जो एम्बुलेंस कार को देखते हैं तो हमारे लिए वो रास्ता फ़ौरन क्लियर, बल्कि वो अपने इशारों को जो सिस्टम चल रहा होता है उसको डाइवर्ट करना शुरू कर देते हैं। हमें देखिए हमारे लिए वो हेल्प आउट करते हैं। राइट सर, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब और बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अरशद ज़िया साहब TG रेस्क्यू 1122 बता रहे थे कि इस तरह रिस्पॉन्ड किया। 4 मिनट और कुछ सेकंड का वक्त वो बताया कि उन्होंने गुजरने इकबाल धमाके के बाद रेस्क्यू की 2 गाड़ियां फ़ौरन पहुंची और कुल 22 गाड़ियों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और 32 मिनट के टाइम में जो स्पॉट है उसे क्लियर भी कर दिया गया था। और इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं सेफली कि जो ज़ख्मी हैं उन्हें फ़ौरन अस्पताल पहुँचाया गया, जिसकी वजह से हलाकतों की तादाद कम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मजहबी स्कॉलर हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब के साथ और उनसे इस धमाके के हवाले से और ओवरऑल जो सिचुएशन है उस पर बात करते हैं। हाफिज़ साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताएगा कि क्या बड़ों के अमाल इस नहज तक पहुँच चुके हैं कि उसकी सज़ा बच्चों को मिलना शुरू होगी, मासूम बच्चों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला तो किसी भी मजलूम पे जुल्म नहीं करता है, किसी बेगुनाह को निशाना नहीं बनाता है, लेकिन जब मुकम्मल तौर पर सुकूत छा जाता है और वो लोग जिनको बोलना चाहिए वो भी नहीं बोलते, तो फिर अल्लाह की सुन्नत है कि वो फिर जब कोई आजमाइश या इम्तिहान देता है तो फिर उनको भी मुब्तला कर देता है। ये बच्चों का मसला नहीं है, ये मसला उन लोगों का है जिन्होंने जुल्म, बर्बरियत, खून सब कुछ देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं और उस पर आवाज़ नहीं उठाते। तो ये जो आजमाइश आती है या इम्तिहान आता है या अजाब आता है, फिर उसमें वो लोग भी निशाना बन जाते हैं और अज़ियत में आ जाते हैं जो उस जुल्म और बर्बरियत और वहशत और हमारे मुल्क के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस वक्त नहीं हो रही। अच्छा हाफिज़ साहब, 2004 से अगर अब तक की बात करें, लाहौर की सिर्फ 36 धमाके हो चुके हैं, 36 हमले हो चुके हैं, लेकिन कुछ अनासिर इस धमाके को एक कम्युनिटी पर हमला करार दे रहे हैं और एक तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ज़्यादा शायद वो शिकार हो। हालांकि ये पाकिस्तान पर हमला है, पाकिस्तानियों पर हमला है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, कोई भी हमला जो पाकिस्तान में होता है वो किसी कम्युनिटी पर नहीं होता। वो हमला इसलिए होता है कि वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान में रह रहा है, उसका इस धरती से ताल्लुक़ है। और ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो कौम को तकसीम करना चाहते हैं। इसमें मुसलमान भी, इसमें मसीही भी, इसमें बच्चा भी, इसमें औरत भी, सब मारे गए हैं। अब मैं कहूँ कि ये मुसलमान मारा गया तो बहुत बुरा है और अगर कोई और मारा गया, ये मैं समझता हूँ ये कौम को मज़ीद तकसीम करने वाली बात है। और निशाना, अगर कोई चर्च निशाना बनता है, कहीं इसके पीछे यही साजिश तो नहीं है कि इन दोनों को लड़ाया जाए आपस में? देखिए ये तो बड़ी देर से कोशिश यही है। अभी जो राह का जसूस पकड़ा है उसने भी यही कहा कि हम इस कौम को लिसानियत, सुबाइयत, फ़िरक़ावारियत पे तकसीम करने की कोशिश कर रहे थे। जो इस तरह की बातें करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो उन मजलूमों को
और उन मकतूलों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के मजलूम हैं, पाकिस्तान के मकतूल हैं, उनको पाकिस्तान का ही रहने दिया जाए, उनको किसी सेक्ट, किसी मजहब, किसी मसलक का ना बनाया जाए। ठीक है हाफिज़ साहब, आखिर में आखिरी सवाल आपसे मुख्तसरन बता दीजिएगा कि सारे मसले का हल क्या है, दहशतगर्दी की रोकथाम, लोगों का। देखिए, इसका हल है कौम मुत्तहिद हो जाए और फैसला कर ले कि अब हमने आखिरी जंग लड़नी है और हुकूमत भी यकसू हो। ये जंग नजरियाती भी है, ये जंग अस्करी भी है। जो अस्करी महाज पर हैं उन्हें अस्करी महाज पे से लड़ना है, जो नजरियाती महाज पर है उन्हें नजरियाती पे लड़ना है, और कौम को आंखें खोल के देखना है कि कोई दुश्मन जो है वो उनके सामने जाके किसी को निशाना न बनाए। गुलशन इकबाल पाक बम धमाके के हवाले से ही बात करेंगे हम डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ साहब के साथ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या कोई थ्रेट्स थी कि लाहौर में खास तौर पर किसी पार्क में ऐसा हमला हो सकता है? इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस की कोई थ्रेट नहीं थी कि किसी पार्क में अटैक हो सकता है। नंबर 2, ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है, इसमें हालत जंग भी मेरा ख्याल है उससे हम आगे की स्टेज पे जा चुके हैं। ऐसे एनिमी को हम फेस कर रहे हैं जो शायद हिवानियत के लेवल्स को भी क्रॉस कर रहा है। कंटिन्यूसली कोशिश उनकी तरफ से होती रहती है वो शहर को टारगेट करें, और कंटिन्यूसली हम कोशिश करते रहते हैं कि ऐसे तमाम इंसिडेंट्स को फॉइल करें। सर, अगर हम कंटिन्यूसली हालत जंग में हैं तो फिर तो हमें ऐसी जगहों पे जहाँ पर एहतमाल है ख़तरों का, वहाँ पे सिक्योरिटी ज़रा टाइट होनी चाहिए। लेकिन इस पार्क में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, हत्ता कि दीवार तक टूटी हुई है जिसके मनाजिर हमारे पास मौजूद हैं, वहाँ से आसानी से कोई भी फैला सकता है और जा सकता है। ये जंगें हर पार्क पे, हर बाज़ार में, हर मार्केट में एक सिपाही खड़ा करके नहीं जीती जाती। लाहौर पुलिस, अगर आप के पास फिगर्स हों, 25,000 की सिपाह है और ऑलमोस्ट 70 to 80% ऐसी तमाम जगहों को गार्ड कर रही है। अगर आप मार्च के लाहौर पुलिस की इंगेजमेंट्स देखें तो उसमें तमाम स्कूल्स की सिक्योरिटी है, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की सिक्योरिटी है। मजमूई तौर पर आपके आने के बाद मजमूई तौर पर बिल्कुल बड़ा फर्क पड़ा है। लेट मी कंप्लीट। इस पार्क के बाहर भी ड्यूटी मौजूद थी, 10 पुलिस वाले मौजूद थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पुलिस वालों की क्या है? क्राउड कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक कंट्रोल। पुलिस लोगों को रेगुलेट करने की कोशिश करती है, करती रहती है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, करती रहती है। एज कमांडर, एज लॉ एनफोर्समेंट, हमारी पहली और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करें। इस पार्क के बाहर भी ड्यूटी मौजूद थी। तमाम ऐसी वाइटल इंस्टॉलेशंस जो हैं जहाँ पे ड्यूटी रिक्वायर्ड है वहाँ ड्यूटी मौजूद होती है। अब अनफॉर्चुनेटली दुश्मन हर ऐसे मौके की तलाश में है जहाँ पे वो हमें टारगेट कर सके। सर, ये जो पार्क है सॉफ्ट टारगेट भी देखता है, वो हार्ड टारगेट भी देखता है। ठीक है। और साहब, ये जो पार्क है इसके बिल्कुल करीब थाना है बाल टाउन का, जो कि मार्केट के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल करीब है। दूसरे रास्ते से अगर हम बात करें निज़ामुल्लाह पुलिस साइड से, वहाँ पर भी नाके लगे होते हैं। मतलब ये कि जो भी रास्ते हैं वहाँ पुलिस के नाके बहरहाल होते हैं। इसके बावजूद एक शख्स अगर बमबार भी है, वो मवाद लेकर दाखिल हो जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है, तो ये फेलियर नहीं है क्या? आप एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस की। सर, हम बिल्कुल एग्री करते हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, बड़े अच्छे तरीके से कर रही है, अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन मैं ATS की बात कर रहा हूँ, एंटी टेररिज्म स्क्वाड की बात कर रहा हूँ, उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है? फिर अगर मैं आपसे लाहौर पुलिस की बात करूँ, लाहौर पुलिस में ATS एक छोटा यूनिट है जो CIA में काम करता है, जो किडनैपिंग फॉर रैंसम और ATA एक्ट के तहत आने वाली चीज़ें जिसमें 780 और दूसरे ऑफेंसेस हैं उनको डील करता है, टेररिज्म के इश्यूज़ को डील करता है। वो एक छोटा यूनिट है। उसके अलावा एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है। उसके अलावा मल्टीपल एजेंसीज जो हैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसके बाद से, और ख़ास तौर पर अगर नेशनल एक्शन प्लान की बात करें तो ये नुक्ता भी 20 निकात में शामिल था कि सहूलतकारों को भी पकड़ा जाएगा, और ख़ास तौर पर जो नून इलाके हैं वहाँ पर ऑपरेशंस किए जाएंगे, इन लोगों को पकड़ा जाएगा। वहाँ पे चूँकि बहुत सारे ऐसे छोटे मकामात मौजूद हैं जहाँ ये दहशतगर्द स्लीपर सेल्स की सूरत में मौजूद हैं, उसमें क्या किया गया अब तक? बहुत ज़्यादा किया गया। सर्च ऑपरेशंस हुए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए, टारगेटेड ऑपरेशंस हुए, हार्डकोर
फैसिलिटेटर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई, सेक्टेरियन हेट्रेड के खिलाफ कार्रवाई हुई। गवर्नमेंट ने, लॉ इन्फोर्समेंट ने मुकम्मल तौर पे एक स्टैंड लेके ये कार्रवाई। बस बट इज इट इनफ? क्योंकि ताज़ा एक वाक़या है, और ये सवाल मैं नहीं कर रहा, ये सवाल वो माँ बाप कर रहे हैं जिनके बच्चे गए हैं इस दुनिया से, वो छोटे मासूम बच्चे कर रहे हैं जो यतीम हो गए, ये सवाल वो कर रहे हैं, इज इट इनफ? और क्या करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए? चलिए आखिर में ये बता दें। जो कुछ भी हमारे पास है, हमारी जान, हमारे रिसोर्सेज, सब कुछ लोगों के लिए हाजिर है। द पॉइंट इज़ कि आप हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ले पे एक पुलिस वाला खड़ा करके ये जंग नहीं जीत सकते। हमें एनिमी के खिलाफ लड़ने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। रियासत माँ की तरह होती है, लेकिन ऐसी रियासत जो अपने शहरियों के जानो माल का तहफ्फुज न कर सके, उसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग जाता है। हमारी 12 कोशिशों के बाद भी जनाब वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब और मुशीर बराए वजीर आला ख्वाजा सलमान रफीक बात करने को राजी ना हुए। पंजाब हुकूमत के फराइज में ये बात शामिल है कि वो आवाम के सवाल का जवाब दे, लेकिन शायद पंजाब हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं।